ये बताइए, बेटा बेंगलोर में अच्छा खासा इंजीनियर है, अच्छी खासी कमाई करता है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, वो वापस घर लौटता है, ऐसे में फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था? सीधी सी कहावत है, आसमान से गिरे खजूर में अटके। मैं खजूर में नहीं अटका, मैं सीधे गोबर के गड्ढे में गिरा लोगों की नज़र के हिसाब से। आज मैं जिस गोबर के गड्ढे में गिरा हूँ वो गोबर मेरी आज 60 रुपये किलो बिक रही है। जहाँ पर भी जाओ अपने लीडर बनो, लीडरशिप अपने पास रखो। हमारे भारत देश में सबसे बड़ी कमी लीडरशिप की है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया का खास प्रोग्राम आवाज़। तो ऐसे में आज आवाज़ की टीम ने फैसला किया एक ऐसे शख्स की आवाज़ बनने का और ऐसी चीज़ के खिलाफ होने का कि जिसके चलते उत्तराखंड में पलायन एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है, जिसके चक्कर में उत्तराखंड के जो अच्छे पढ़े लिखे लोग, उत्तराखंड के जो प्रभावशाली लोग आज इस परिस्थितियों में आ चुके हैं कि वो उत्तराखंड छोड़ के बाहर जाते हैं और बाहर जाने के बाद वो उत्तराखंड से जितना कुछ कर सकते थे वो सारी चीज़ें वहीं छोड़ देते हैं। तो ऐसे में लोगों के अंदर ऊर्जा भरने के लिए, तो ऐसे में लोगों को एक सीख देने के लिए हमने वहाँ के लोगों से बात की। एक बीते अपने एपिसोड में हमने जिस तरीके से आपको दिखाया था कि दिव्या रावत किस तरीके से यहाँ वापस लौटी और मशरूम की खेती कर आज यहाँ नाम कमा रही हैं और साथ ही साथ उत्तराखंड के लोगों को रोजगार देने में भी मदद कर रही हैं। तो ऐसे में आज हम आपके सामने एक और ऐसा शख्स लेकर आए हैं जिसने अपनी करोड़ों की नौकरी छोड़ दी और आज वो उत्तराखंड वापस आए और उत्तराखंड वापस आकर वो यहाँ लोगों को रोजगार दे रहे हैं और इसके साथ ही वो उत्तराखंड के लोगों के लिए काम भी कर रहे हैं। खुद के लिए काम हर कोई करता है, लेकिन दूसरों के लिए जो काम आए वही असली में लोगों के लिए, समाज के लिए और एक अच्छा देश बनाने में अपना योगदान देता है, अपनी मदद करता है। आप ये पूरा इंटरव्यू देख लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो दिल्ली से उत्तराखंड के सफ़र में हम उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जिनके ज़रिए हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं, जिनके ज़रिए हम एक बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक व्यक्ति से मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूं जिसने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर अपने गांव वापस आना ज़्यादा बेहतर माना और वो यहाँ लौटे। कोई प्लान नहीं था, कुछ भी नहीं था, यहाँ आते हैं और किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को तो बदलते ही हैं, साथ ही हज़ारों परिवारों को भी बदलने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ हैं हरिओम नौटियाल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। तो हरिओम नौटियाल जी, ये बताइए 2013 में जिस तरीके से आप वापस लौटे, दिमाग में क्या कुछ चल रहा था? मुश्किल था या आसान? स्टेप लेना तो मेरे लिए बहुत आसान था, लेकिन जब ग्राउंड पे किया तो उतना ही डिफ़िकल्ट था। ग्राफ बनाना बहुत आसान है सक्सेस का, बट जब उसको फिजिकली किया जाता है तो उतना ही टफ था। मेन हमारे जो हमारे लिए चैलेंज है वो है हमारा समाज। जी बिल्कुल। काम तो आप पहाड़ को भी बदल सकते, पलट सकते हैं, आपने कई किस्से सुने होंगे, लेकिन ये समाज की सोच को बदलना उतना ही डिफ़िकल्ट है। तो सबसे मेरे लिए चैलेंज कुछ नहीं था कि काम कैसा होगा, क्या होगा, हार्ड वर्क, फिजिकल वर्क कुछ मेरे लिए मायने नहीं रखता था, आज भी नहीं रखता है। बस लोगों की सोच उस टाइम बहुत मायने रखती थी, क्योंकि मैं एक अच्छी पोजीशन में था, एक अच्छी जॉब थी, एक रिस्पेक्टफुल जॉब थी, तो लोग उसको बड़ा रिस्पेक्ट देते थे। और एक जब मैंने काम शुरू किया तो लोगों के सोच के हिसाब से थोड़ा वो लो कैटेगरी काम हो गया था। तो इसी वजह से थोड़ा सा मेरे को थोड़ा चैलेंज थोड़ा शुरुआत में मिले, बाकी तो लाइफ थोड़ा मेरी आसानी रही। फिर उसके बाद दिमाग में क्या खटका था कि आप वापस आने की ठान ली? अच्छी खासी नौकरी थी, कंफर्ट जोन छोड़कर यहाँ आए, क्या उस समय क्या विचार आपके मन में आया? विचार यही था कि शुरू से ही लोग मुझे अक्सर, मेरे साथ वाले, मेरे दूसरे लोग मुझे बोलते थे, या तुम्हारे माता पिता के पास पैसा था, उन्होंने तुम्हें पढ़ा लिखा दिया, यहाँ तक भेज दिया, वहाँ तक भेज दिया, हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं है। तो मेरे दिमाग में पहले ही घूमता था कि इन लोग गांव वालों के लिए क्या करूँ, ऐसा क्या मेरी पढ़ाई लिखाई ऐसी क्या कि इनके काम आ सके, मेरी जो सोच है, मेरा जो बदलाव लाने का जो तरीका होगा, कैसे मैं करूँ। मेरे दिमाग में घूमता था। मैं जितना मैंने नौकरी उतनी की जितनी मुझे ज़रूरत थी। एक एक्सपीरियंस के लिए एक मुझे थोड़ा सा अमाउंट चाहिए था पैसों में कि इतने से मैं अपना काम शुरू कर सकता हूँ, तो उसी उतने ही मैंने काम किया। बाकी मेरे दिमाग में पहले से ही यही था कि मैं अपने गांव में ही रहूँगा। हमारा गांव ही, आप लोकेशन देख रहे होंगे, सबसे बेस्ट हमारा गांव है। तो यहाँ से जाने का पहले बात तो मन नहीं करता। बाकी दूसरा मेरे मन में मेन वही था कि गाँव वालों के लिए कुछ करना है, अपने लोगों के लिए कुछ करना है, कैसे मैं इनके लिए बदलाव लाऊँ। आज भी हमारे लोग, जो पुराने लोग हैं, सर में ही तसला, गोबर का तसला लेके जा रहे हैं खेतों में। तो एक मेरे दिमाग में था कि मैं अपनी पढ़ाई लिखाई से कैसे टेक्नोलॉजी को थोड़ा, कैसे इनके लिए कुछ अपग्रेडेशन यहाँ पर कुछ कर सकता हूँ ग्राउंड पे। तो वही चीज़ें एक बेसिक चीज़ सबसे पहले दिमाग में तो मेरा यही आया था कि मतलब कुछ ऐसा काम करूँ कि ताकि जिनसे मैं लोग इनसे जुड़ पाऊँ। अगर मैं अपने पढ़ाई लिखाई से लेके अपनी जॉब से रिलेटेड एकदम से ग्राउंड पे आता और कुछ करता
तो हमारा कम्युनिकेशन गैप हो जाता है हमारे बीच में, वो क्योंकि मैं हाई लेवल पे था, हमारे गांव वाले थोड़ा लो, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले अपने गांव में आके अपने एक फार्म स्टार्ट किया और गाय का काम शुरू किया, ताकि लोग मेरे साथ कंफर्टेबल फील करें। तो जैसे जैसे लोगों ने कंफर्टेबल फील करना शुरू किया, साल 1-2 साल बीतते गए। उसके बाद जब हम लोग आपस में घुल मिल गए, तब इनको मैंने बस समझाना शुरू किया कि देखो, मैं यहाँ पर केवल गाय पालने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर केवल इस काम के लिए नहीं आया हूँ कि आप लोगों के बीच में इस तरह से रहूँ। मैं यहाँ पर एक बदलाव लाने के लिए आया हूँ, चाहे आपकी सोच में हो, चाहे जीवन में हो, किसी भी तरह से हो। तो वही सोच में मैंने प्रैक्टिस शुरू डेयरी से किया था। तो डेयरी का मतलब मेन ये है कि आप बोलने को तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन फिजिकली जब तक आपने वो चीज़ करके नहीं दिखाया। आपने सबसे पहले जब लौटे आपने डेयरी खोली थी? सबसे पहले मैंने डेयरी का काम शुरू किया था। डेयरी करने का मेन मेरा मकसद वही था कि अपने लोकल लोगों को जोड़ना, क्योंकि पशुपालन गांव में लगभग 90% से ज़्यादा लोग करते ही करते हैं। तो सबसे पहले मेरा दिमाग में वही था कि इन डेयरी का कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे मैं इन लोगों के साथ में जुड़ सकूं। पहला इनको अपने से जोड़ना नहीं था, मेरा मेन मोटिव ये था कि मैं इनके साथ में कैसे जोड़ूं। तो इसीलिए मैंने वो काम शुरू किया। फिर प्लस पॉइंट एक और बात ये थी कि अभी गांव में शुरू किया जाए तो क्या शुरू किया जाए। आप हाई लेवल की कोई इंडस्ट्री तो डाल नहीं सकते, आपने पहले फिजिबिलिटी देखनी पड़ती है, बहुत कुछ देखना पड़ता है कि आप किस तरह से आप वहाँ पर सर्वाइव करेंगे। आपके लेबर कम्फर्ट जोन आपको जैसे आपने बोला, कम्फर्ट जोन मिलता है कि नहीं मिलता। बिजली की प्रॉब्लम है यहाँ पर, पानी की प्रॉब्लम, रोड की प्रॉब्लम, हर तरह से प्रॉब्लम रहती है गाँव में। तो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, हर तरह से आप टाइम पर आपको कुछ नहीं मिल पाता है। शाम के 6-7 बजे बाद सब कुछ सारी दुकानें बंद हो जाती हैं। तो उस तरह से तब मेरा एक ये था कि कुछ इस तरह से एनवायरनमेंट वहाँ पर बनाया जाए कि मतलब मेरा कंफर्ट जोन जैसा वहाँ पर था वैसे यहाँ पर भी पॉसिबल हो पाके। तो जितना मैंने कमाया सबसे पहले अपने लिए मैंने कंफर्ट जोन बनाया ताकि मैं इनके बीच में रह सकूँ। तब मैंने डेयरी का शुरुआत किया। तो डेयरी में वही बोलने का तो आदमी बहुत कुछ बोल सकता है। तो मैंने अपना पर्सनली पशु पाले। तो पशु पालने का कई तरीका था कि ताकि एटलीस्ट मुझे पता चले कि मैं लूटपाट ना करूँ किसी के साथ में, किसी से दूध मैं ले रहा हूँ तो एटलीस्ट उस काम में मेहनत कितनी लगती है। तो मेरा मेन वही था कि पहले मैं हर चीज़ को समझूं, तो तब मैं दूसरों से काम ले पाऊंगा। अगर मेरे को पता ही नहीं है, मैं सीधे ऑर्डर दूंगा जिस काम के बारे में मुझे नॉलेज ही नहीं है, तो वो मैं नहीं चाहता था। तो इसीलिए मैंने पशुपालन का कई कारण है मैं पशुपालन शुरू करने के। तो पशुपालन जब शुरू कर दिया उसके बाद तब फिर इन लोगों को धीरे धीरे मैंने अपने से जोड़ना शुरू कर दिया कि हम लोग मिलके कुछ करते हैं नया इनोवेटिव। तो दिमाग में पहले से मेरा ये था कि जैसे दूध का हमारे पास पाउडर बाई प्रोडक्ट में हम लोग आएंगे। मेरे पहले से दिमाग में था कि बाई प्रोडक्ट में तो जाना ही जाना है। लेकिन एक टाइम ऐसा था कि जब तक मैं बाई प्रोडक्ट में नहीं जा सकता था, क्योंकि इतना मशीनें मेरे पास नहीं थी। मशीनों के लिए आपको अच्छा खासा रकम चाहिए होती है, प्लस उसके लिए कॉमर्शियल बिजली का कनेक्शन चाहिए, ये चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऐसी चाहिए होती कि जिसको मुझे जानकारी भी थी। FSSAI का लाइसेंस लेना पड़ता है, उसके लिए भी बहुत दिक्कतें आती हैं। तो वो सब जब शुरू कर दिया, एक अच्छे लेवल तक मैंने दूध का रेट बढ़ा दिया, तब लोगों को लगा कि यार नहीं ये कुछ कर सकता है। तो लोग अपना भी जुड़ने लगे यार। लोगों ने फिर वही बोलना शुरू कर दिया कि यार अब गाय गुई तो हम पाल लेंगे, तो आगे इस पर थोड़ा और अच्छे रेट हमें जरा दिलाने की कोशिश करो। तो फिर मेरा मेन फोकस अपनी मार्केटिंग पे रखा। अभी काम आपका कहाँ तक पहुँचा है? अच्छा, काम मेरा लगभग मैं आपको बताऊं तो नेशनल लेवल पे तो हम लोग पहले से पहुंच चुके, 1-2 साल पहले आ ही गए थे। अब लगभग इंटरनेशनल लेवल तक हम लोग पहुंच चुके हैं। बस थोड़ा सा जो हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि जो अभी हमारे थोड़ा गांव से और शहर तक सामान कैसे पहुंचेगा। शहर से फिर तो बाई कोरियर या किसी तरह से जा सकता है, तो एक छोटी डिलीवरी देने के लिए हमें शहर जाना पड़ता है। फिर शहर से हमारे आगे फर्दर फिर देश विदेश जहाँ भी सामान डिलीवर करना पड़ता है हम वहाँ कर देते हैं। सोशल मीडिया की ताकत, अगर आप लोग केवल घर बैठे बैठे अगर केवल अपने फ़ोटो को अपलोड कर रहे हैं और उसको लाइक करवा रहे हैं, समझ रहे हैं हम सुपरस्टार बन गए, तो मैं तो उन लोगों को बोलता हूँ कि भैया ये ना करो, बल्कि ये चीज़ करो, इससे मिलता जुलता थोड़ा पैरेलली ये काम करो कि ऐसा काम करो उसके साथ में तुम्हें पैसा भी मिले। तो वही हम अब ट्रेनिंग सेंटर में हमारा केवल ये नहीं कि कंप्यूटर में एक्सपर्ट बना दिया, उनको पूरा प्लेटफॉर्म हम लोग दे रहे हैं कि भैया अगर ग्राउंड से जैसे हमने किया है, अचार हो गया, चाहे आज हम मसाले का काम कर रहे हैं, या हमारे पास आइसक्रीम की दुनिया में जितनी आइसक्रीम बनती है सब आज हमारे अपने फैक्ट्री में बन रही हैं। तो हम लोग भी वही बोलते हैं कि भैया अब केवल हमारे पास अपना दूध है। दूध हमारे गाँव में आज भी मतलब, और दूसरी कंपनियाँ जो हैं लगभग 20-30 रुपये किलो, मुश्किल से 25 रुपये किलो दूध उठा रही हैं। वही मैं आज बात करूँ लगभग मैं 40 से 45 रुपये किलो से 50 रुपये किलो तक लोगों को दे रहा हूँ यहाँ पर गांव में, जबकि दूसरी कंपनी अपनी केवल 20 से 25 रुपये ही दे पा रही हैं। तो इतना मतलब डबल रेट से भी ज़्यादा मैं लोगों को देने लग गया हूँ। देने का मेन कारण मेरा ये है कि आज मुझे पता है कि मेरी आइसक्रीम आज लगभग 250 से 300 रुपये किलो बिक रही है। 1 किलो दूध में मुझे पता है मैं कितनी आइसक्रीम बना लेता हूँ, तो मेरे को तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। प्लस अब ये कि मेरे को इतना प्रॉफिट तो मेरी जॉब में भी था, मेरे को सैलरी अच्छी मिल रही थी, मेरा अच्छी ज़िंदगी थी। अपने प्रॉफिट के लिए मैं यहाँ पर नहीं हूँ, मैं यहाँ पर हूँ सबको साथ, जैसे गवर्नमेंट भी बोल रही सबका साथ विकास, तो उसी तरह से मैं अभी थोड़ा बहुत कोशिश अपनी तरफ से कर रहा हूँ, एफर्ट लगा रहा हूँ। अभी आपसे गाँव के आसपास के क्षेत्र के कितने लोग जुड़े हुए हैं?
लगभग मैं आपको बताऊं लगभग 12 साढ़े 12 से 13 गांव लगभग मेरे से जुड़ चुके हैं। लगभग 600-700 लोग मेरे से डायरेक्टली जुड़ चुके हैं, जिनका दूध मेरे पास आ रहा है या जिनके घर से मतलब जैसे अचार हो गई, आंवला हो गया, चाहे आम हो गया, कोई भी मतलब जूस का कोई सामान हो गया, चाहे अचार का कोई सामान हो गया, मैं डायरेक्टली मतलब वो लोग हमसे जुड़े हुए हैं। बाकी इनडायरेक्टली तो कह नहीं सकते, गवर्नमेंट की हमारे पास बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, तो इनडायरेक्टली तो लगभग हमारे पूरी ग्राम सभा किया, हमारे दूसरे और ग्राम सभाएं और दूसरी न्याय पंचायतें, बहुत सारे लोग, काफ़ी लोग अब जुड़ चुके हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई और अब डेयरी और वो तमाम काम, आप वो भी मैंने देखा था कि फार्म भी है आपका, कि मुर्गी फार्म भी है आपका, वो भी देखा था मुर्गी का। इंजीनियरिंग की पढ़ाई से इन सब कामों में क्या कनेक्शन आपने बिल्ड किया? देखिए, मेन कनेक्शन तो मैं आपको बताऊं, मन की शांति है। हर कोई आदमी एक घर में एक कुत्ता पालता है, कोई बिल्ली पालते हैं, कोई गाय पालता है, कोई कुछ पालते हैं। मेरी सोच थोड़ा उनसे ज़्यादा थी, लोगों ने एक एक पाला, मैंने थोड़ा कॉमर्शियल तरीके पे आ गया। मेरा मेन मोटिव ये था कि मैं कम से कम गांव में जाके मैं गांव के लोगों के बीच में इतना घुल मिल ना जाऊँ कि मैं अपने आप को भूल जाऊँ। तो मेरा मेन मकसद वही रहता है कि लोगों के बीच में जाऊंगा तो आचार विचार बदलेंगे, तो हो सकता है उनको मैं अपनी तरह ना बना पाऊँ, लेकिन वो मुझे अपने जैसा ज़रूर बना देंगे। तो इसलिए मैं ज़्यादातर अब अपने मुर्गियों के बीच में रहता हूँ या अपने पशुओं के बीच में रहता हूँ, उनके साथ में समय बिताता हूँ, तो मुझे आगे सोचने की ताकत मिलती है, ताकि मैं अपने मतलब जो मैंने सपना देखा हुआ है, जो एम मेरा है, उसे मैं भटकूँ ना। अच्छा, गवर्नमेंट का सपोर्ट हमारे लिए बहुत मतलब मज़ेदार रहा है, क्योंकि मेरे पास एक लिमिटेड अमाउंट था जब मैंने नौकरी छोड़ी थी। तो लिमिटेड अमाउंट कब तक चलता, उसमें तो थोड़ा बहुत मैंने अपनी बिल्डिंग बनाई, फार्म बनाया, इधर उधर काम में ही मशीनें थोड़ा बहुत लाया था, तो उसी में लग गया था। उसके बाद अब मैं मेन लोन के लिया है मैंने, सब्सिडी वाला लोन लिया है मैंने। आज मेरे पास लगभग मैं 11 से 12 अभी पिछले 6-7 साल में लगभग 11 से 12 गवर्नमेंट की सब्सिडी वाली योजनाएं ले चुका हूँ। अच्छा, आपने माइग्रेशन का देखा होगा, अपने पलायन जो है यहाँ की एक प्रमुख समस्याओं में से एक बनती जा रही है। लोग बहुत छोटे छोटे अमाउंट के लिए बाहर जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, बाकी तमाम अन्य शहरों में जा रहे हैं, जबकि देवभूमि उत्तराखंड में खुद के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। मैं आपको सीधी सी बात बोलूं, एक आदमी छोटी सी नौकरी के लिए बाहर बढ़ रहा है। मैंने आपको बताया कि मैं एक बैंक अपने पास ले आया हूँ, बैंक का मैनेजर भी मैं बन गया हूँ, जिसमें मतलब आपने ऑनलाइन सर्विस देनी है। तो अगर आपको इतनी जानकारी, इसीलिए हमने अपना ट्रेनिंग सेंटर खोला है, ताकि दुनिया को बता रहे हैं, केवल अपने गांव को नहीं, अपने स्टेट को नहीं, पूरे भारत देश को नहीं, पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं कि भैया आज गवर्नमेंट इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं दे रही हैं, आप थोड़ा सा नौकरी के लिए के चक्कर में बाहर जा रहे हैं, तो वो आपकी बेवकूफ़ी है, टोटल बेवकूफ़ी है। तो आज मैं अपना बैंक खोलने को तैयार हो गया हूँ। कैसे खोलना हो, कैसे खुलेगा, आप ज़रा देखें तो सही, आप दाएँ ताका झाँकी कीजिए, गवर्नमेंट आज कैसी कैसी योजनाएँ दे रही हैं। भले ही उतनी नौकरी नहीं दे रही, लेकिन योजनाएँ बहुत बढ़िया बढ़िया हैं। इनडायरेक्टली और सब्सिडी वाले आप लगा लीजिए, उत्तराखंड के वासी तो सबसे मतलब लकी है, जो जिनको मतलब 90% की सब्सिडी मिल रही है। हमारे पास भी दो योजनाएं आई हैं जिसमें 90% सब्सिडी है। तो अब 90% सब्सिडी दुनिया में कहाँ मिलेगा? जी बिल्कुल। 90% सब्सिडी मजाक बात नहीं है, बहुत बड़ी बात हो जाती है। देखिए, यंगस्टर्स आपको देख के काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड फील करते होंगे, तो ये बताइए आप उन यंगस्टर्स से क्या कहना चाहेंगे जो सोचते हैं कि बाहर जाके कम नौकरी करेंगे, फिर उनको वहाँ उसी की तरह ट्रीट किया जाता है कि बाहर से आए हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो उनसे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने थ्रू कि उनको यहीं पर अपना स्वरोजगार जिसको कहते हैं, खुद का काम करना चाहिए, या फिर यहाँ पर रह के कुछ नई चीज़ें डेवलप करनी चाहिए, कुछ नए आइडियाज़ के साथ आना चाहिए, तो उनसे आप डायरेक्ट मैसेज क्या देंगे, आप गुरु मंत्र क्या देंगे आप उनको? देखिए, बिल्कुल मैं तो ये बताना चाहूँगा कि आप थोड़ा बहुत काम कीजिए, क्योंकि देखिए घर का अगर घर में ही रह के आप शुरू करते हैं और बाहर की आपको ठोकरें नहीं मिली है, तो बाहर की ठोकर खाना भी बहुत ज़रूरी है। थोड़ा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरी लाइफ आप वहीं काट दीजिए, 2-3 साल ज़्यादा जितना आपको, जैसे मैंने किया था उसी से रिलेटेड आप कुछ कर सकते हैं कि 2-3 साल आपने एक्सपीरियंस ले लिया, आपको बाहर की ठोकरें मिल चुकी हैं, दिख चुका है, आपने बाहर का समाज देख चुके हैं कि आपके गाँव में क्या था, यहाँ क्या है। आप वहाँ कमरे में रहते हैं, यहाँ आप लगभग कितने बड़े बड़े मकान में रहते हैं, कितने बड़े बड़े आपके बीघा ज़मीन है, और एक शहरों में जाके थोड़ा सा एक कोने में आप जीवन बिताते हैं। तो उतना ही कीजिए जितना आपके पास ज़रूरत है, उसके बाद गांव लौटिए, अपने जो आपने देखा है वहाँ पे वो इम्प्लीमेंट कर दीजिए। ये बताइए, बेटा बेंगलोर में अच्छा खासा इंजीनियर है, अच्छी खासी कमाई करता है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, वो वापस घर लौटता है, ऐसे में फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था? फैमिली वालों का तो कोई खास रिएक्शन नहीं होता, लेकिन जो समाज का रिएक्शन होता है, समाज आके भी फैमिली को बोलती है, वो रिएक्शन सबसे ख़तरनाक होता है। वो एक ऐसा, वो मेरे साथ बीत चुका है, इसलिए मैं उसको उतना बता नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी एक छोटी से उसमें बता सकता हूँ कि मतलब सीधी सी कहावत है, आसमान से गिरे खजूर में अटके। मैं खजूर में नहीं अटका, मैं सीधे गोबर के गड्ढे में गिरा, लोगों की नज़र के हिसाब से। आज मैं जिस गोबर के गड्ढे में गिरा, वो गोबर मेरी आज 60 रुपये किलो बिक रही है।
तो इसीलिए कि मुझे पता है, अगर आपको तरीका पता है तो आप दुनिया की कहने पे कुछ आप परवाह नहीं करोगे। आपको पता है, आज मैं करके दिखा चुका हूँ। तो लोग जो कहते हैं, आज वही मेरे पास आते हैं, यार हमारे बच्चों के लिए कुछ करना, हमारे लिए कुछ करना। तो आपको जब तक खुद अगर आप तैरना नहीं जानोगे तो दूसरों को क्या तैरना सिखाओगे? तो पहले आपको खुद तैरना पड़ेगा। लोग तो बोलते रहते हैं, आपको थोड़ा सा ये कि इनिशिएट आप खुद लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा। चैलेंज है क्या? आपके पास सब कुछ है, संसाधन है। सबसे बढ़िया आज हमारे पास गवर्नमेंट इतनी बढ़िया है कि मतलब आपको 90% सब्सिडी दे रही है। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? आप किसी से लोन लोगे, किसी से पैसा लोगे, वो भी बोलेगा बदले में मुझे क्या देगा। अगर आप 1 लाख रुपये किसी से लेते हो तो वो कम से कम बोलेगा या 10,000 20,000 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा 1 लाख के अलावा, तब जाके कोई आपको सपोर्ट करेगा। गवर्नमेंट ही एक ऐसी है हमारे, आज एक गवर्नमेंट ऐसी है कि जो मतलब कोई मतलब आपसे बदले में क्या चाह रही है? कुछ नहीं चाह रही है, केवल आपको बोल रही है कि भाई आप करो, रोज़गार अपनाओ। 90% सब्सिडी, मजाक बात नहीं है। हम लोग 12 योजनाएं लेके आज यहाँ पर रनिंग में है, हमारे पास 12 योजनाएं। तो हमको पता है वो चीज़ का, लोगों को नहीं पता था, इसलिए हमने अपना एक ट्रेनिंग सेंटर खोला है। ऑनलाइन फिजिकली हर तरह से लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि भाई देखो कैसे कर रहे हैं हम लोग, और हमारे से जुड़े हुए आज नए बच्चे, हम उनको तैयार कर रहे हैं कि भैया कल को तुम नहीं पॉलिटिक्स में जाना है, तुम नहीं इस फील्ड में जाना है। जहाँ पर भी जाओ अपने लीडर बनो, लीडरशिप अपने पास रखो। हमारे पास भारत देश में सबसे बड़ी कमी लीडरशिप की है। एक आदमी आता है, सब उसके पीछे चल पड़ते हैं। तो मेन हमने जो आज ट्रेनिंग का हमारा मुद्दा रखा हुआ है, हमने वो लीडर बनाने का रखा हुआ है। हमने वर्कर बनाने के लिए बिल्कुल नहीं रखा है। वर्कर तो हमारे देश में, अब दुनिया में कोई कमी नहीं है। मेन हमने अपने देश को वो ये कि मेरा देश, जो मेरा प्लान है अपने गाँव हो गया, चाहे हमारा देश की बात मैं बताऊँ, लीडरशिप की कमी हमारे देश में है। वो लीडरशिप मेरे पास है, और उनके पास भी हो सकती है, सबके पास अंदर है। सबके जो रह रहा है, सांस ले रहा है, सबके पास लीडरशिप है। बस उसको निकालने के, तराशने की ज़रूरत है। बस वही काम मैं अब यहाँ पर कर रहा हूँ। अपने लिए तो मैंने बहुत कुछ कर लिया है, अभी थोड़ा समाज के लिए, समाज की आप मदद कर रहे हैं। खैर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम। थैंक यू। तो आपने ये पूरा इंटरव्यू देखा। ये इंटरव्यू आपको क्या सीख देता है? ये इंटरव्यू ये सीख देता है कि हमको कभी भी अपनी जड़ों से दूर नहीं होना है, क्योंकि जड़ें अगर कमज़ोर हो गई तो पेड़ गिरने में ज़्यादा समय नहीं लगता। आज आवाज़ के इस कार्यक्रम में जिस तरीके से आवाज़ की टीम उत्तराखंड पहुंची और वहां पर आपके लिए ये कहानी निकाल कर लाई, ये कहानी दिखाती है कि आज भी किस तरीके से लोग जो हैं अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं, आज भी जो लोग हैं अपने राज्य के लिए काम कर रहे हैं। और ऐसे में जब छोटे छोटे राज्य मिलकर ये एक अच्छा देश बनाते हैं, हमारे देश को संवारने में मदद करते हैं। मैंने जैसा कि हमेशा कहा है कि जहाँ पर अंधेरा है, जहाँ उजाले की किरण की ज़रूरत है, ऐसे में आवाज़ की टीम हमेशा एक समाज जलाने की कोशिश करती आई है और हमेशा करती रहेगी। धन्यवाद।